Hello everyone, I am Shagun. This is the first part of chapter 9 Force and Law of Motion, class 9th. So, let's start with the introduction of this chapter. In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in term of its position, velocity और acceleration. अब जो ये हमने पहले चैप्टर पढ़ा था मोशन, उसमें हमने जो मोशन था किसी ऑब्जेक्ट का उसे एक स्ट्रेट लाइन बताया था और किस टर्म में, उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में. वी से दैट मोशन कैन बी, हमने क्या कहा था कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. अब पर हमारे पास जो था कि वो मोशन है जो उसका कोज क्या है वो नहीं था उस चैप्टर में. हमने वो नहीं पढ़ा था उस चैप्टर में कि जो मोशन है उसके पीछे का कोज क्या है, क्या उसके पीछे का कारण है. वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. अब जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ चेंज क्यों होती रहती है. क्या जो मोशन, ऑल मोशन है वो रिक्वायर्ड, उन्हें कोई कोज चाहिए होता है. इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कोज. अगर ऐसा है तो फिर जो वो कोज है उसका नेचर कैसा होगा, इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे. फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम मोशन इज कोज इट्स कॉजेज एंड पजल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर. जो मोशन है ना, उस जो प्रॉब्लम थी मोशन की और उसके कॉजेज़ की, उसने साइंटिस्ट को बहुत सेंचुरीज तक पजल करके रखा था. A ball on the ground when give a small hit does not move forever. अब अगर बॉल पड़ी है कोई ग्राउंड पे, हम उसे हिट करेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए नहीं मोशन में रहती. वो पहले जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है फिर वो स्पीड कम होती रहती है और वो एक जगह पे स्टॉप हो जाती है. Such observation suggests that rest is the nature state of an object. जो अब इस जो है ये हमने वो बॉल को हिट किया था, वो एक जगह पे स्टॉप हो गई, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेस्ट है वो एक नेचुरल स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट की. और ये दीज रिमाइंडेड द बिलीव अंटिल गैलिलियो और इसाक न्यूटन डेवलप अ एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन. अब ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट अप्रोच बताई थी मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए. In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or stop a moving object. अब हम everyday life में observe करते हैं कि some effort, हमें कुछ effort लगाना पड़ता है किसी stationary object को motion में लाने के लिए और उसे stop करने के लिए जब वो motion में होता है. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on the object to change its motion. अब हम इसे क्या बोलते हैं, ये मस्कुलर इफेक्ट होता है एक. और ये कब होता है, हमें अगर जो ये इफेक्ट चेंज करना है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना है, फिर उसे मोशन में से रोकना, तो हमें उसे या तो पुल करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, फिर हिट करना पड़ेगा. तभी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी चेंज करेगा मोशन की स्टेट को. द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल. जो कॉन्सेप्ट है फोर्स का वो बेस है पुल, पुश और हिट पे. लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स. व्हाट इज इट. अब ना फोर्स क्या होता है. इन फैक्ट नो वन हैज़ सी, टेस्ट और फील. कोई फोर्स को देखता नहीं, कोई उसे फील नहीं करता है, कोई टच नहीं करता है, कोई उसको टेस्ट नहीं करता है फोर्स को. तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि जो फोर्स है वो लग रहा है इसे, ये हम इसे फील कर सकते हैं. However, we always see or feel the effect of a force. अब हम फोर्स के जो इफेक्ट है उसको सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते. It can only be explained by describing what happen when a force is applied on an object. अब ये सिर्फ इस तभी डिस्क्राइब करा जाता है अगर हमें पता हो कि क्या होगा जब फोर्स है जो वो अप्लाइड किया गया एक ऑब्जेक्ट पे. पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. अब जब पुश पुल हिट होता है वो ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आते हैं. ये क्यों मूव होते हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं.
From you study in earlier classes, you are also familiar with the fact that the force can be used to change the magnitude of will. अब आपने पहले पढ़ा था अर्लियर क्लासेस में कि जो फोर्स है वो क्यों यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है चेंज करने में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज करने के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन को. वी ऑल्सो नो, अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो चेंज करता है शेप और साइज भी मोशन का, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज करता है फोर्स. जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे हमने फोर्स लगाया दोनों साइड, इसकी जो साइज़ था वो इंक्रीज़ हो गया. अब ये बॉल है, यहाँ पे हमने इसको इस साइड फोर्स लगाया अपने दोनों हैंड से, तो फिर ये इसका जो साइज़ है देखो ये छोटा हो गया, ये वाला बड़ा था साइज़. अ स्प्रिंग एक्सपेंड एंड अप्लाइंग फोर्स, जो स्प्रिंग है वो एक्सपेंड हो गई, वो बड़ी हो गई, और जो एक स्पेरिकल रबर बॉल थी वो छोटी हो गई जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे होते हैं वो हम इसमें देखेंगे. फिग 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. अब जो फिग है ये वाली, ये वुडन ब्लॉक लगाया गया है हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, उसमें स्प्रिंग्स लगाई गई हैं, स्ट्रिंग्स लगाई गई हैं. ये वाई है, ये एक्स है, ये स्ट्रिंग्स हैं, और इनको टायर्ड मतलब इनको बांध दिया गया है दोनों साइड ब्लॉक के, जैसे फिगर में शो किए कि यहाँ पे, और एक इस साइड है, इन दोनों को बांध दिया गया है. अगर हम अप्लाई करेंगे फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अब हम एक्स को पुल कर रहे हैं, मीन्स इस साइड हम इसे खींच रहे हैं, तो क्या होगा, जो जो ब्लॉक है वो मूव करेगा राइट साइड में, मीन्स इस साइड में ये मूव कर लेगा राइट साइड में. और अगर जो हम वाई साइड से पुल कर रहे हैं तो फिर ये इस साइड में मूव करेगा. पर अगर हम ब्लॉक को पुल करें दोनों साइड से, मीन्स इस साइड से भी इस साइड से भी, तो क्या होगा, तो ये जो ब्लॉक है इट डजंट मूव, ये इसी स्टेट पे रहेगा, ये मूव नहीं करेगा ना राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में, जहाँ है वहाँ ही रहेगा. और द ब्लॉक विल नॉट मूव्स. और जो ऐसा फोर्स है, जब हमने दोनों साइड से फोर्स लगाया तो जो ब्लॉक था वुडन ब्लॉक वो मूव नहीं करा, इसको ही हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, जिसमें चेंज नहीं, जो स्टेट है वो रेस्ट होती है, रेस्ट पे होती है. और जो मोशन है उन ऑब्जेक्ट का, मीन्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स जो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज नहीं करता, और जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज नहीं होता, मीन्स जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो एज इट इज़ वहीं पे रहता है. इसे ही हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस. अभी बैलेंस फोर्स कब होता है, जब आपका जो एक्स साइड है और जो वाई साइड है इस पे दोनों एक साइड इक्वल फोर्स लगेगा, मीन्स जितना फोर्स एक्स वाली साइड लग रहा है उतना ही वाई वाली साइड लगेगा, तभी जो ये जो बॉक्स है वो मूव नहीं होगा, और इसे ही हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स. Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block. अब अगर हम एक सिचुएशन सपोज कर लें कि जिसमें जो टू अपोजिट फोर्सेस हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, वो पुल कर रहे हैं ब्लॉक्स को. इन दिस केस द ब्लॉक वो, अब इसमें जो ब्लॉक था वो किस साइड मूव करेगा, वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें जो फोर्स है वो ग्रेटर होगा. जिस साइड हमने फोर्स ज़्यादा लगाया जो ब्लॉक है वो उस साइड मूव करेगा. Thus the two forces are not balanced. जब ये जो टू फोर्स है वो बैलेंस नहीं थे. एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक मूव. अब जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगा ना ब्लॉक के ऊपर तभी वो मूव कर पाया ब्लॉक. दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट मोशन. अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. What happened when some children try to push a box on a rough floor? अगर चिल्ड्रंस एक रफ फ्लोर पे बॉक्स को मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? If they push the बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, अगर ये बॉक्स को स्मॉल फोर्स से पुश करेंगे तो जो बॉक्स होगा वो मूव नहीं करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा, और ये किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा? अपोजिट टू पुश. जिस साइड वो पुश करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में. अब फिगर है, फर्स्ट वाली फिगर है द फ्रिक्शन
Force arise between two surfaces in contact, in this case between the bottom of the box and floor rough surface, if it balance the pushing force and therefore box. अब जो फर्स्ट वाली फिगर है, ये फर्स्ट वाली फिगर है, इसमें जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा क्योंकि ये इस साइड फोर्स लगा रहे हैं जो, और एक दूसरी साइड से ये इधर से खींच रहा है इसको, तो फिर ये जो मूव नहीं करेगा बॉक्स। और जो फिगर बी है, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डू नॉट मूव, दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द फोर्स। अब जो फिगर बी है उसमें भी यही हो रहा है कि जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा ड्यू टू फ्रिक्शन। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। अब जो सी वाली फिगर है उसमें जो ये इसमें इस साइड ज़्यादा फोर्स, इस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है और इस साइड कम लग रहा है, सो जो बॉक्स है वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में जिस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है। क्योंकि देखो इसमें था जो, इसमें जो फोर्स था वो भी उतना था, जो फ्रिक्शन था जो उसे पीछे लेके जा रहा था वो भी उतना था, इसमें भी सेम थे, जो जितना फोर्स था उतना फ्रिक्शन था। बट जो थर्ड वाली फिगर है उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है और फ्रिक्शन कम है, सो ये जो बॉक्स है वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में कि साइड फोर्स ज़्यादा है। अब जब हम एक बाइसिकल राइड करते हैं तो क्या होता है, जब हम स्टॉप करते हैं पैडलिंग तो जो बाइसिकल है वो स्लो हो जाती है, दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। फोर्स वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है मोशन से, इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग। अगर हमें जो बाइसिकल है उसको मूविंग में मूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें पैडलिंग दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर कॉन्टिन्यूस अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। सो अब हमें इससे क्या पता चला कि हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते रहना चाहिए कॉन्टिन्यूसली अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो। हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट। An object move with a uniform velocity with when the force acting on an object are balanced। जो अब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा अगर जो उसके ऊपर जो हमने एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। व्हेन द फोर्स, जब जो फोर्स है वो, जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तब जब वो बैलेंस होगा और देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन इट, और उसके ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। इफ़ अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, देयर विल बी चेंज आइदर इन इट्स स्पीड, उसकी स्पीड में चेंज आएगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज आएगा। दस टू एसेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब एसेलरेट करने के लिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत होती है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, और उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है, वुड कॉन्टिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, जिसकी स्पीड है वो चेंज होती रहेगी जब तक हम इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते रहेंगे। हाउएवर इफ़ दिस मोशन इज़, अगर ये मोशन रिमूव हो जाए कम्प्लीटली देन द ऑब्जेक्ट वुड कॉन्टिन्यू टू मूव, जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टिन्यू मूव करेगा विद द वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन, कि जितनी वेलोसिटी उसने अब तक ली थी, एक्वायर्ड की थी, उसी वेलोसिटी से वो मूव करेगा। सो अब नेक्स्ट है 9.2 टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।